साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत है। और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 13 दिसंबर के 1 से 2 दिन मुश्किल से बचे हैं और आखिर में लोग तुक्का कहते हैं, लेकिन मैं तुक्का इसको कभी मैं नाम नहीं दूंगा। इसको कहा जाता है लॉजिकल या फिर एलिमिनेशन मेथड। इसको कैसे यूज़ करें, मैं 69 के प्रश्नों को कुछ करके मैं दिखाया हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे, एक आपको अनुमान लगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि जितने लेंदी प्रश्न होते हैं, जितने टफ प्रश्न होते हैं, उसी पे मैक्सिमम अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा ये तरीका केवल सीख जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 से 15 मार्क्स आपकी ये बढ़ा सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, आपको आइडिया खुद लग जाएगा। और वैसे प्रश्नों पे लगते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लेंदी होते हैं, जैसे इकोनॉमी के प्रश्न हो गए या फिर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हो गए, उसमें ऑप्शन छाट छाट के आसानी से हम लोग टिक कर लेते हैं। तो जो लोग भी 17 बीपीएससी देने जा रहे हैं 13 दिसंबर, एक बार इसको देख के जरूर जाइएगा। आपको एकदम गारंटी देता हूँ कि कम से कम 5 से 10 मार्क्स के यहाँ से फ़ायदा आपको दिलाएगा। और अगर अच्छा से इसको अप्लाई किए तो 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको एक एक मार्क्स के लिए जूझना पड़ता है। ठीक है, सीटें अच्छी खासी है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इस पर हो जाएगा। अपने आप को कम रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप से बार बार कहिए कि मेरा प्रीलिम्स इस बार हो रहा है, मेरा आराम से इतने मार्क्स आ रहे हैं, जो भी आपका टारगेट 100+ मैं ला रहा हूँ, या फिर लड़की हैं तो 90+ या फिर 100 में ला रही हूँ। तो आप लोग ऐसा टारगेट खुद रखिए और पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव, बार बार लास्ट में नहीं कहना कि नहीं होगा नहीं होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं जरूर रिजल्ट होगा आपका। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट पिन में आपको लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी मैं लाने वाला हूँ कि कितना प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिसके कारण हम लोग पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने के कारण आसान प्रश्न भी हमसे गलती होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए लास्ट में करिएगा, लॉजिक लगा के बोनस लीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग तो एंजॉय करते हैं। तो पैनिक हो जाइएगा और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। 2 बार 4 बार पढ़िएगा, डर जाइएगा पेपर खराब हो गया, ये वो कुछ खराब नहीं होता है। मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ प्रश्नों को छोड़ के बाकी सारे प्रश्न ऐसे थे जिसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन के बाद से लास्ट में आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 4 पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या लॉजिक इसमें यूज़ हमने किया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रश्न रहेंगे, ताकि इंग्लिश में इकोनॉमिक्स ज़्यादा आसान होता है और हिंदी में आपके अदर सब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश हिंदी जहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ हिंदी भी ले सकता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ HMX। HMX की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप एकदम अबोध बालक है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप एकदम अनभिज्ञ है। और HMX की फुल फॉर्म क्या होती है आपसे ये पूछा है। स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, हाई मल्टी एक्सप्लोसिव, एक तरह का विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। घटना चक्र पढ़िएगा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत घटना चक्र में दे रखा है, जिन्होंने पढ़ा होगा वहाँ से बना सकते थे। हाई डेंसिटी मोनोटोमिक जेनॉन है, उसके बाद हेड्ज मोनेटाइजिंग जेनॉन करेंसीज है, हर मैजिस्ट्रीज एक्सप्लोसिव है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म देखिए कितना आसान है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको आप सॉल्व करिएगा। जैसे कि आपको बीपीएससी का मैं फुल फॉर्म पूछूँ आपसे कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कहिएगा? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और बार मैं लिखूँ बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कहिएगा? बरौनी पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? या बेगूसराय पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि मैक्सिमम जो फुल फॉर्म्स होते हैं उसके एक ही फुल फॉर्म्स होते हैं। और यह स्टेटमेंट चेक करिए कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो कह रहा है 1 और 2 दोनों होगा। तो कभी एक चीज़ के 2 फुल फॉर्म मैक्सिमम केसेस में नहीं होते हैं, तो आपको स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल नहीं होगा। 2 और 3 इज़ नॉट, 1 और 4 इज़ नॉट, ओनली 1 इज़ करेक्ट आंसर। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इज राइट आंसर, मतलब कि इसके मात्र एक ही आंसर सही होगा, क्योंकि किसी भी फुल फॉर्म के एक ही आंसर सही होते हैं। तो मज़ा आ रहा है ना देखने में, देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। तो इसको देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? सब लोग कमेंट करके बताइए कि अगला पार्ट चाहिए, तो इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। ये तो ट्रेलर है, मात्र एक क्वेश्चन मैंने दिखाया। बहुत सारे हार्ड प्रश्न जो आपको परेशान करते हैं उसका भी मैं चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यूएई, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिसको कहते हैं, यूएई कहते हैं,
रियासती राज हैं। रियासती का मतलब होता है एमिरेट्स होता है, इंग्लिश में एमिरेट्स कहते हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं, राज्य है, उसके बारे में पूछ रहे। जैसे भारत है तो भारत में भी तो 28 राज्य है ना, उसी प्रकार से स्टेट वाइज वो भी एमिरेट्स का पूछ रहा है कि कौन कौन सा उसमें शामिल होता है। और इस प्रश्न को देख के पागल हो गए तो बहुत लोग एग्जाम में कि यार पागल हो गया, बीपीएससी क्या पूछ रहा है। तो बीपीएससी आपसे नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, आपसे बीपीएससी कह रहा है कि क्या आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं, आप एग्जाम में आए हैं। तो बाकी सारे आसान प्रश्न तो आपने बना लिया होगा, लेकिन हार्ड प्रश्न जो 2-4 दे दे रहे जो कि हार्ड है नहीं, बस आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है। तो चलिए देखिए कितना आसान है। अगर आपने बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, कम से कम सारे देशों का नाम तो लगभग याद होगा, सारे नहीं तो पॉपुलर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनका नाम तो याद होगा। मिडिल ईस्ट का का मतलब मध्य पूर्व, यानी कि जो पश्चिमी एशिया है, आपको जो ईरान, इराक, आपको यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, इसका तो कम से कम नाम याद होगा। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को करते हैं। पहला करें कि अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजरा, रास अल खैमा। इसमें कुछ आइडिया नहीं लगा, पहले में तो आइडिया नहीं लगा तो क्या दिमाग खराब करना अपना, इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेंगे दुबई, शारजहां, अजमान, जेद्दा, कुवैत, बहरीन। अरे भाई मेरे, कुवैत और बहरीन एक देश है, और देश यूएई के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि यूएई खुद एक क्या है, देश है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल, ये ऑप्शन नहीं होगा सही, क्योंकि कुवैत और बहरीन खुद देश है और वो 7 एमिरेट्स रियासी राज्य का नाम पूछ रहा है। तो यूएई के अंतर्गत तो आएंगे नहीं बहरीन और कुवैत, क्योंकि एक स्वायत्त अपना देश है ये दोनों। तो ये कभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा नहीं। चलिए बी खत्म हो गया। अगला करेंगे अल कैन, फुजरा, रासल खैमात, रियाद। आपने पढ़ा होगा तो रियाद किसकी कैपिटल है मेरे भाई, रियाद आपकी सऊदी अरबिया का कैपिटल है। तो अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं पता है कि रियाद किसकी कैपिटल है, तो आप नहीं बता सकते हैं। तो सऊदी अरबिया यूएई में कहाँ से आएगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजेरा, दुबई, बहरीन, कुवैत। बहरीन और कुवैत 2 देश है, ये कभी होगा तो क्या हो जाएगा यार, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मजा आया कि नहीं, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला पार्ट भी मैं इसका लाने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को पसंद करिएगा तो। ये 69 के प्रश्न है जो कि आप कहते हो कि काफी हार्ड प्रश्न थे। ये कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और यही आपको लॉजिक एग्जाम में अपनाना है, इतने खतरनाक टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीपीएससी आपसे कॉमन सेंस ट्राई करता है, ना कि आपसे एवरेज जो प्रश्न बनने वाले हैं तो सबसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पे कहता है कि आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या अधिकारी में आपको कॉमन सेंस या फिर बेसिक नॉलेज या फिर लॉजिक एलिमिनेशन के या फिर कुल आप माइंड रख सकते हैं कि नहीं ऐसे प्रश्नों को देख के, क्योंकि इसको देख के आप लोग पैनिक हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन एक स्वामित्व योजना के बारे में दे रखा है। स्वामित्व योजना आपने अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपने पढ़ा होगा कि स्वामित्व योजना जो है लैंड सर्वे से रिलेटेड है, कि ड्रोन के माध्यम से क्या करेंगे, भूमि सर्वेक्षण करेंगे। अगर इतना नहीं पता है तो फिर बीपीएससी की तैयारी करना बेकार है, इतना तो पता होना चाहिए किसी के बारे में। स्वामित्व योजना काफी चर्चा में रहा था, पेपर वगैरह भी पढ़ते होइएगा या फिर नॉलेज से पता होगा। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इसका खतरनाक है। तो इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न होंगे इंग्लिश में हम उसको सॉल्व करेंगे, हिंदी में आपका उसको स्टेटमेंट में आपको बोलते जाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या है। इंग्लिश में कह रहा है कि आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम्स, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है लास्ट में आप देखिएगा तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इस पे फोकस करना है कि कौन सही नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो गलत छांटना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो भाई खनन मंत्रालय, कोयला खनन मंत्रालय या खनन मंत्रालय, मतलब इसका हिंदी हो गया कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो खान मंत्रालय में क्या स्वामित्व योजना का थोड़ा भी आइडिया होगा, ड्रोन सर्वे, लैंड सर्वे से रिलेटेड है, तो खान क्या करेगा इसमें, कोयला का क्या हाथ होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये क्या कर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वही होगा जिसमें एक स्टेटमेंट होगा। तो आपके पहले वाले में एक स्टेटमेंट है नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। आपकी सी ऑप्शन में एक स्टेटमेंट है नहीं है ना, तो इसको भी काट देंगे। अब बचा क्या, आपके बी और डी बचा। तो बी और डी बचा, यानी कि 1 तो क्लियर है, इसमें 3 और 4 में हमको क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए हम 3 को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोर्स मीन्स क्रॉस, ये आइडिया नहीं है हमको, इसको नहीं पढ़ते हैं। चलिए चौथा स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि द स्कीम इज रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवार्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन ए रूरल इनहेबिटेड आबादी एरियाज बाई मैपिंग ऑफ लैंड
पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। हमने बताया ना लैंड सर्वे करता है, तो इस हिंदी में पढ़िएगा तो ये योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक क्या है पहल प्रदान करता है। मतलब कि छोटे छोटे लैंड जो हमारे खंड है उसको क्या करेगा, वो सर्वे करेगा और उसके बारे में नॉलेज एकत्रित करके आपको जानकारियां देगा। तो चौथा स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जिसमें से 1 और 3 हमने काट दिया और चौथा सही है, ये गलत पूछा है। तो सही वाला तो कभी होगा नहीं, तो ये कट गया। यानी क्या हो गया भाई, ए स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, ए स्टेटमेंट लास्ट वाला भी स्टेटमेंट आपका 4 नंबर क्या हो गया आपका, 4 नंबर भी क्या हो गया, क्रॉस लग गया। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी हटा देते हैं। तो 4 ये भी खत्म हो गया। क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। और पहले से मैंने ऑलरेडी काट रखा था, कौन सा, पहला और तीसरे को। बचा क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी बचा, और बी ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। मजा आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है, आपको हो सकता है दिखे या ना दिखे, मैं बोल दे रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम पीएलआई स्कीम के बारे में आपने देखा होगा, कोविड के बारे में बड़ा चर्चा रहा था। इसका काम क्या है कि इसका काम है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको क्या करना, प्रमोट करना। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेसिकली हो गया, लैपटॉप्स, टैब्स, ये वाला सेक्टर को मेनली इस पर स्टार्टिंग में फोकस किया गया था पीएलआई स्कीम के द्वारा। तो अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और इस सारे प्रश्न को हमको सॉल्व कर देना है। इसको हम कहिएगा तो हिंदी मीडियम में भी आपको पढ़ते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यानी कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार कीजिए। और लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से गलत कौन है ये पूछा है, तो गलत स्टेटमेंट हमको छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहे कि द गलत छाटना है, पहले दिमाग में ये आपका क्लियर होना चाहिए। द स्कीम्स ऑफर ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। मैंने बोला कि ये स्कीम का काम ही क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना, प्रमोट करना, इसका काम है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पीएलआई इतना चला है ना कि इतना आइडिया प्रिपरेशन कर रहेंगे तो होगा ही। यानी वो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, और क्या पूछा, इनकरेक्ट। तो यानी 1 वाला सारा कट जाएगा, यानी ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 2 और 4 एंड 2 और 3। तो 2 तो इनकरेक्ट है, कन्फर्म हो गया। कैसे कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में 2 है। तो या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, या तो बी होगा या तो डी आंसर होगा। तो दो तो एकदम क्लियर है कि सही है, गलत है स्टेटमेंट। मतलब 2 क्या है, गलत है स्टेटमेंट, एकदम क्लियर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा है। दोनों ऑप्शन में अब इनकरेक्ट वाला 2 बचा है दोनों में, तो 2 को हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब 4 और 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो 4 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 3 स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। 3 स्टेटमेंट कह रहा है कि द टारगेट्स सेगमेंट्स अंडर पीएलआई इंक्लूड्स द लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 वाला स्टेटमेंट सही है। अरे मेरे भाई 2 और 4 सही हो गया, तो क्या और ऑप्शन सही हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तरीका होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सेशन को इतना फैला दीजिए ना कि क्रांति हो जाए, ठीक है, जलना नहीं है कि बच्चों को पता चल जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहाँ के भाई, यूएसए का। आपको पता है कि राष्ट्रपति वगैरह या फिर जहाँ निवास स्थान है संसद का, वो व्हाइट हाउस कहते हैं। इतना तो आइडिया। अब बच्चे 1800 को देख के, पेनिनसुला को देख के और 1801 नवंबर को देख के बच्चे डर गए। हालांकि डरना इस क्वेश्चन के बारे में नहीं है, मैं हिंदी में भी बोलते चलूँगा, क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व टैकल करिएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान प्रश्न हो सकता है। हिंदी में कहेंगे कि व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। अब ध्यान रखिए यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1800 के बारे में। यार फैक्ट दिख गया ना, अरे काटो छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट से हमको डर लगता है, हमको फैक्ट का आइडिया नहीं है। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में चलते हैं। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। बिल्कुल सही है। व्हाइट हाउस में क्या रहेंगे भाई, राष्ट्रपति तो रह सकते हैं ना, इतना तो सबको आइडिया होगा। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। यानी जिसमें 2 नहीं है सारे स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो गए, यानी कि सही पूछा है ना। तो पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, तीसरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, बचा क्या 2, 3, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए 2, 3, 2, 3 दोनों में कॉमन हो गया ना, 2, 3, 2, 3, यानी ये राइट पूछा है तो 2, 3, 2, 3 दोनों में है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमने 2 को पहले सही कर लिया, 3 भी सही है, क्लियर हो गया। ये 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये 3 सही है स्टेटमेंट। कैसे,
2 3 दोनों में है, तो ये 2 के साथ 3 दोनों में है, तो कहीं ना कहीं 2 3 दोनों सही है, तभी ना दोनों में है। अब 4 को क्लियर करना है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। ये क्या है? ये अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है। तो किसी का संसद या फिर व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस किसका? डेमोक्रेसी का ही प्रतीक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 3 4 एंड इज करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हीट वेव के बारे में कह रहा है। तो हीट वेव वाला इंग्लिश में हिंदी में दोनों लगभग सेम ही है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं रखा हूँ। आपको मैं पढ़ के बता दूंगा कि हीट वेव वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश और क्या कह रहा है हिंदी में, आपको एक बार रीड करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं, हमको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हीट वेव मतलब लू जो कहते हो ना, उसी की हीट वेव कहा जाता है, गर्मियों में जो अप्रैल मई में चलता है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि लास्ट में पूछा क्या है, सही पूछा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है, यानी कि मैदानी यानी कि क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हम लोग मैदानी इलाके में है। तो मैदानी इलाके का टेम्परेचर अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? ये हीट वेव हो जाएगा। अरे भाई एक बात बताना, अभी टेम्परेचर कितना होगा? 28 से 30 के करीब में होगा ना, इससे कम तो होगा नहीं। अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हीट वेव हो गया? अरे भाई टेम्परेचर डजंट मैटर। हीट वेव के लिए टेम्परेचर केवल मायने नहीं रखती है 30 से बढ़े घटे। अभी हीट वेव चल रहा है, नहीं चल रहा ना, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी में होता है तो हरदम हीट वेव चलता है? नहीं, तो ये कोई मायने रखता ही नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो हीट वेव। अब पहाड़ी इलाका रहेगा मतलब उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, वहाँ अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक हो गया तो हीट वेव। अरे भाई ये टेम्परेचर मायने ही नहीं रखता हीट वेव के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि ना तो पहला सही है ना लास्ट सही है। तो पहला इंग्लिश में कह सकते हैं हीट वेव इज कंसीडर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स के लिए 30 डिग्री मोर ऑफ प्लेन्स हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट हो गया हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर द हिली स्टेशन रीजन्स। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए विक्रमशिला के बारे में एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से करते हैं। चलिए इसको भी देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। विक्रमशिला के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्योंकि इस बार आपके लिए नालंदा इंपॉर्टेंट है, नालंदा को ठीक से कर लीजिएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन कौन सा क्या है? गलत है, गलत पूछा है ना, इनकरेक्ट। Consider the following statement regarding the Vikramshila University in Bihar. Which of the following statement is incorrect? Are incorrect होगा क्योंकि एक से अधिक सारा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये बिहार के वर्तमान बांका जिला में, आपने पढ़ा होगा विक्रमशिला में। अरे मेरे भाई इतना तो हिस्ट्री पढ़ा होगा ना कि विक्रमशिला भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर में, बांका ओका में नहीं है, ये सबको पता है। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, ऑनलाइन बुक भी पढ़े होंगे आप, तो आपको इतना आइडिया होगा। सारे स्टेटमेंट केबीसी नैनो में था, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट पता होगा भागलपुर में है तो आपको क्या करिएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट होगा। ये गलत पूछा है तो गलत क्या होगा? एक वाला गलत हो जाएगा, यानी कि एक है 2 स्टेटमेंट में, तो ये पहला ऐसे ही कट गया क्योंकि एक वाला गलत है, एक पहले में था नहीं। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 and 4 एंड 1 and 2 दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। अब हमको डिसाइड करना है कि 4 और 2 में कौन सा गलत है। तो हम 4 को क्यों पढ़ेंगे भाई? खगोल शास्त्र ये सब दिया है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं? 4 के बदले हम पढ़ लेते हैं किसको? 4 के बदले हम 2 को पढ़ लेते हैं। 2 नंबर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। सबको पता है, ये 50 बार पूछा जाकर धर्मपाल ने किया था। यानी कि क्या हो जाएगा? 1 and 2 इनकरेक्ट है। अब 1 and 2 हो गया तो 1 and 4 कभी होगा क्या? तो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं था। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। मतलब कि अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेयर आल्सो टॉट हियर। ठीक है, तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा तो ये भी सही है। और ये वज्रयान शाखा से ये भी समझते, लेकिन वज्रयान का क्या काम आया क्या बताइए? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 and 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि सी क्या होगा? सही होगा। यानी कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ा हमको? ना वज्रयान वाला पढ़ना पड़ा, ना खगोल शास्त्र पढ़ना पड़ा, डायरेक्ट निकल गया 1 and 2। तो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहे कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपने अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील क्या है? सुपीरियर झील है। तो लास्ट में क्या पूछा है? क्या गलत है? ठीक है, ये गलत पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
तो लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है, इतना आइडिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्या पूछा, गलत कौन सा है, यानी कि एक वाला गलत है, तो एक जिसमें जिसमें है वहीं केवल क्या होगा, सही स्टेटमेंट इसमें हो जाएगा। तो बाकी सारे कट गए, यानी एक तो क्लियर हो गया। अब 2 और 3 स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है। अब 3 को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 को पढ़ लेते हैं। कह रहा ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। तो विक्टोरिया, सबको पता है कि विक्टोरिया झील से ही बहुत सारी क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में, यानी 1 और 2 क्या होगा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट पूछा है ना स्टेटमेंट इसमें। दूसरा तो सही हो गया कि अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, ये गलत पूछा है तो सही वाला कभी होगा नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। अब क्या बचा कि एक तीसरा बचा, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। यानी कि आपको स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 इज़ इनकरेक्ट। और ये विक्टोरिया वाला ये पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी ऑलरेडी क्या हो गया, सही हो गया स्टेटमेंट। तो चौथा स्टेटमेंट का काम लगा, नहीं लगा। 1 और 3 इज़ करेक्ट, डी इज़ राइट आंसर। अब एक आखिरी क्वेश्चन है आज का 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये आपको बीमारी दी गई है कि सोने की बीमारी कौन कौन सी बीमारी होती है, थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहला, इसमें बस एक आइडिया था हमको, इंसोमिया का संबंध किससे, ईटिंग डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर बता रहा है। तो ये क्या, नींद संबंधित बीमारी है, किससे रिलेटेड है, ये सोने से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो इंसोमिया क्या है, सोने से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये 2 स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो 2 जिसमें है 2 काट दीजिए, 2 खत्म हो गया। अब करें कि ऑल अबव दिस करेक्ट, ऑल अबव दिस करेक्ट होगा नहीं क्योंकि 2 गलत हो गया ऑलरेडी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, मात्र एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कि सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि कैसे, किसको किसको सेशन ये अच्छा लगा, फिर इसी तरह का सेशन लाएंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इसको कैसे करते हैं मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। बार बार कहते हैं कि जो मैंने किया है आप भी कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कूल हो जाना है कि एलिमिनेट करके तो बना ही लेंगे, नहीं बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा प्रश्न बीपीएससी दे ही नहीं सकता है कि आपको अगर देगा भी तो नहीं बनेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, इतना निर्धारित रहता है। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। जैसे मैं एलिमिनेशन मतलब कि ऑप्शन छाट रहा था ना, वैसे छाटने का मेथड सीखना पड़ेगा। लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिक। बेसिक नॉलेज का यूज़ करना है। बेसिक नॉलेज मतलब कि सबसे बड़ा झील सुपीरियर पता होना चाहिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला स्थापित किया ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मिलेगा अगले सेशन में कैसा